Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Physics, Class 9th Metric, Sin Textbook Board. I'm sure. आज इस स्लाइड में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 के इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और फिर लास्ट टॉपिक इस स्लाइड में हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर बॉडीज। इरेगुलर बॉडीज से मतलब कि कुछ बॉडीज हमारी एक रिकॉग्नाइज शेप्ड है, जिस तरह ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके शेप का हम कोई नाम नहीं देते, जो एक इरेगुलर सीक्वेंस में होती हैं। उन बॉडीज को हम कहते हैं इरेगुलर बॉडीज। इंट्रोडक्शन। कोई भी बॉडी अगर एक स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है या किसी पोजीशन में या किसी जगह पर रेस्ट में खड़ी है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जिसमें बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में या एक जगह पर रेस्ट में होती है, तो उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। एक और इक्विलिब्रियम है हमारा, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब बॉडी किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही होती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो एक इक्विलिब्रियम में होती है। उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। इसकी कुछ इक्वेशंस हैं जो हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पैरेलल फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लाइक टाइप्स। लाइक टाइप्स का ये मतलब होता है कि उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक जैसी होगी, और दूसरी फोर्सेस होती हैं अनलाइक। अनलाइक के अंदर क्या होता है, अनलाइक के अंदर एक फोर्स की एक डायरेक्शन होगी, दूसरी की दूसरी। अगर एक नॉर्थ जा रही होगी तो दूसरी साउथ जाएगी। पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट सिंपली हम जस्ट ऐड कर देते हैं दोनों फोर्सेस को, ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें मिल जाता है जिस तरह R1 इज इक्वल टू F1 प्लस F ऑफ 2। जैसे ये फोर्स 1 और फोर्स 2, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमें पैरेलल लाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट मिल जाएगा, जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। और अनलाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट हम किस तरह लेते हैं, वो भी सिमिलर मेथड है, उसमें भी हम एडिशन ही करते हैं, लेकिन इस एडिशन में हम जो ऐड करते हैं वो जो दूसरी वैल्यू होती है वो माइनस एफ ऑफ टू होती है, कुछ इस तरह। जैसे R1, जैसे रिजल्टेंट जो है वो इक्वल टू है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, इन दोनों में से एक वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो वैल्यू बड़ी हो, इधर F1 बड़ी है, और नेगेटिव कौन सी वैल्यू लेते हैं, माइनस एफ ऑफ 2, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, एफ ऑफ 2, ये माइनस एफ ऑफ 2 और ये प्लस का एफ ऑफ 1। तो हमारे पास आखिर में जो इक्वेशन बचती है वो बनती है एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2। ठीक है, एक मिनट। तो हम दो ऐसी अनलाइक फोर्सेस का, पैरेलल फोर्सेस जो अनलाइक हैं, हम उनका रिजल्टेंट किस तरह मालूम करते हैं। जो एक बड़ी फोर्स होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, एक छोटी फोर्स को नेगेटिव लेकर बड़ी फोर्स में से माइनस करते हैं, तो हमें उसका रिजल्टेंट मिल जाता है। और जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की, वही डायरेक्शन होती है, जो एक बड़ी फोर्स जो हमने ली है जो डायरेक्शन उसकी होगी वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। एक्सेस ऑफ रोटेशन, कुछ बॉडीज होती हैं जो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन सब बॉडीज ट्रैवल नहीं कर पाती। वो कुछ बॉडीज होती हैं जो अपने ही एक्सेस के अंदर रोटेट करती हैं। जैसे आपका दरवाज़ा है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन वो एक ही हद के अंदर रोटेट कर रहा होता है। आपका फ़ैन है जो आपकी छत पे लगा होता है, वो एक ही जगह पर रोटेट करके पूरे कमरे को हवा प्रोवाइड करता है। यहाँ आपके पास लाटू होता है, तो अब पहले एक कार्टून आता था जिसमें बेब्लेड्स होते थे, अगर आपने नोट किया तो उस ब्लेड्स के नीचे एक पिन लगी होती थी जिसकी बेस पर वो एक ही एक्सिस के अंदर रोटेट कर रहा होता था।
और लाटू में भी एक पिन लगी होती है जिसकी बेसिस पर वो एक ही जगह पर रोटेट कर रहा होता है। वो जिस जगह पर रोटेट कर रहा होता है, वो उसने जो एरिया कवर किया होता है रोटेशन का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। डेफिनेशन है, एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। टॉर्क क्या है? टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। बेसिकली आप जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और आपकी जो फोर्स है वो उस बॉडी को टर्न करने में प्रोड्यूस की जाती है। आपकी बॉडी ने जो टर्न किया है, उस टर्न को हम कहते हैं टॉर्क या मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। आपने जिस जगह पर आपने फोर्स अप्लाई की है, वहां से और एक्सिस ऑफ रोटेशन से बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। आपने अगर कभी बॉटल का ढक्कन खोला और अगर आपने ध्यान दिया हो, तो आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके बॉटल के ढक्कन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो उसको टर्न करता है। उसी तरह आप एक पेंसिल शॉर्प करते हैं तो शार्पनर के अंदर जब आप पेंसिल रखते हैं और उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी पेंसिल शार्प होती है। इसी तरह आपने टॉयज अगर नोट किए हैं तो आप उसमें जो थ्रेड होता है आप उसको खींचते हैं तो एक उसके अंदर ही एक स्प्रिंग होता है जो रोटेट करता है, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो उसके रिटर्न में कार आपकी जो आपका खिलौना आता है वो मोशन में की पोजीशन में आ जाता है। एक दरवाज़ा होता है, दरवाजे में भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस दरवाजे में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो खुलता है या बंद होता है। और कार्स के व्हील्स भी इसी तरह होते हैं, उनके अंदर भी एक रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उनको रोटेट करती है। वो अपने ही एक्सिस के अंदर गोल गोल घूम रहे होते हैं। उनका एक्सिस एक ही जगह होता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी को आगे मूवमेंट करवाता है। हम इस फिगर में एक व्हील को कंसीडर करते हैं इस टॉर्क की मूवमेंट्स और उसके फोर्सेस को बेहतर नमूने समझने के लिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो जब आप सबसे पहले अपनी फोर्स बी पर लगाते हैं इस जगह, तो एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, आपका व्हील टर्न करेगा। ठीक है। और उसी हिसाब से जब आप फोर्स ए पर लगाते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप फोर्स को इस एफ पॉइंट पे लगाते हैं तो आपकी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो आपको इस तरह ड्रैग कर रही है। अगर आप व्हील में राउंड मूवमेंट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो आपका व्हील या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। लेकिन अगर आप इस जगह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये पैरेलल हो रही है किसके? आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक्सिस के पैरेलल हो रही है, जबकि इन दोनों केसेस में ये परपेंडिकुलर हो रही है। परपेंडिकुलर होने की वजह से या कुछ एंगल होने की वजह से ये व्हील रोटेट करेगा, लेकिन जब आपकी फोर्स पैरेलल होगी तो व्हील के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगी। हाँ, तो हमने इस फिगर से ये बात सीखी कि आपका जो डिस्टेंस ऑफ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस होगा, आपकी मूवमेंट या आपका टॉर्क जो व्हील के अंदर प्रोड्यूस होगा वो उतना ज़्यादा होगा। जब आप फोर्स को बी पर अप्लाई करते हैं तो व्हील के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उसी जगह पर जब आप फोर्स को ए पर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज मेजर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ force. If the same force applied at point C rather than A, whereas O of A is equal to O of C, मतलब OA और OC, मतलब जो आपने इस पॉइंट पर अप्लाई किया है, the force now pass through the axis, so the perpendicular distance from the axis of rotation. The perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force is called moment arm of the force. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस और जो आपने फोर्स उस पर अप्लाई की है, फोर्स और उसका मूवमेंट आर्म। डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। डिस्टेंस जो मूवमेंट आर्म है उसका मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन से टू द पॉइंट जहां पर आपने फोर्स अप्लाई की है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। उसका ऐसा यूनिट है टॉर्क का, न्यूटन मीटर।
अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। फोर्स हमारी 14 न्यूटन है और एक बीम के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, जबकि बीम की लेंथ कितनी है 5 मीटर। या आप कह लें कि मोमेंट आर्म जो है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका कहाँ है, यहाँ है, इस पॉइंट पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की है, यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की है, तो उसका मोमेंट आर्म कितना है 5 मीटर। आपने डेटा में 5 मीटर रखा, आपने फोर्स कितनी अप्लाई की है 14 न्यूटन। आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, तो आपको क्या मिलता है, आपको टॉर्क मिलता है। लेकिन इस सूरत में हम टॉर्क नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है। जब भी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि आपने जब यहाँ पर बीम पर फोर्स अप्लाई की इस जगह में, तो ये बीम यहाँ से इस जगह पर आ जाएगी, यहाँ थोड़ी सी इस तरह रोटेट होगी, तो ये किस तरफ रोटेशन हो रही है इसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो हम फोर्स और मोमेंट आर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्स को हमने नेगेटिव लिया है ताकि हमें टॉर्क नेगेटिव में मिले और शो करे कि ये जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक बॉडी का सेंटर होता है, या एक ऐसी जगह होती है पूरी बॉडी की कि जहां पर बॉडी का पूरा वेट फोकस्ड होता है और जमीन की तरफ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो पॉइंट जिस पर बॉडी का पूरा वेट फोकस्ड होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही बॉडी के अंदर ही, मीन्स के एक सर्कुलर है, उसके जिस तरह अंदर में होता है उसका सेंटर पॉइंट, तो जरूरी नहीं होता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबका अंदर ही हो बॉडी में। कभी कभार कुछ बॉडीज के शेप पे डिपेंडेंट होता है और उनके एजेस पर भी उनका सेंटर होता है। Weight of a body always acts downward through a point which is called center of gravity. जो वेट होता है बॉडी का वो एक लाइन में एक सेंटर से एक्ट करता गुजरता है, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके ऊपर बॉडी का पूरा वेट फोकस हो, तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये बॉडी के शेप पर डिपेंड नहीं करता और ज़रूरी नहीं कि हमेशा बॉडी के अंदर ही हो। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिनके बॉडी के अंदर है या बाहर है और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ है वो हमें बताया गया है। जैसे हमारे पास एक रॉड होती है, उसका सेंटर ऑफ रॉड होता है। एक सर्कुलर प्लेट, उसका सेंटर ऑफ प्लेट होता है। एक प्लेट है जो स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है, वो एक ऐसी जगह होती है जिस पे उसकी एजेस के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करें या आपस में इंटरसेक्ट करें, उस जगह पर उसका सेंटर पॉइंट होता है। एक ट्रायंगुलर प्लेट का कहाँ होता है, जहाँ पर उसके मीडियंस आपस में आकर, जब मीडियन से लाइंस दूसरे उनके एजेस की तरफ जाती है तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर उसका सेंटर होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स, ब्लॉक और क्यूब, तो डायगोनल्स जिस जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं, और सिलेंडर मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, इस जगह पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप, अपने रेगुलर शेप्स जो हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं उनके तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लिए, लेकिन एक इरेगुलर शेप का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह मालूम करेंगे। आपने नोटिस किया हो तो कोई भी रेगुलर शेप हो, कोई भी ऐसा कार्डबोर्ड साइज का पेपर को कट करें जो एक इरेगुलर शेप में हो, कट करके जब आप उसको हवा में ऊपर थ्रो करते हैं तो वो एक ही एक्सिस में रोटेट कर रहा होता है। एक पॉइंट होती है जिसके ऊपर, जिसके बेस पर वो हवा में रोटेट कर रहा होता है। हम उस पॉइंट को किस तरह मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास एक फिगर है, इससे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये एक इरेगुलर शेप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 3 जो स्मॉल होल्स हैं वो हमें ड्रिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस जो है होल ए है, आप इसको कील के साथ किसी भी जगह पर हैंग कर दें। हैंग कर दिया तो फिर इसको थोड़ी देर छोड़ें, और ये एक जब स्टेगनेंट पोजीशन में एक जगह पर रेस्ट पोजीशन में खड़ा हो तो आप इसकी एक डायरेक्टली नीचे ज़मीन की तरफ या अर्थ की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, जो बिल्कुल इसके वर्टिकल में स्ट्रेट हो। उसके बाद आप एक और होल जो आपने किया हुआ है बी होल, आप उसके साथ भी सेम असूल करें। जब ये एक जगह पर स्ट्रेट आ जाए तो आप वहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन
नीचे की तरफ ड्रॉ कर दें तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर लास्ट में जब आप सी पॉइंट पर आएंगे, जो आपका सी होल है, तो आप यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो आप तीनों के इंटरसेक्ट पॉइंट आपको सेम मिल जाएगा। आपके पास तो जो पॉइंट है वो आपको बी सेकेंड स्टेप में ही मिल गया, लेकिन ये हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए हम करते हैं। तो इस तरह हमें उनका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पर कॉमन पॉइंट है इनका, वो हमें मिल जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं जी पॉइंट, ग्रेविटी पॉइंट, इरेगुलर शेप। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।